नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह। और देखिए, आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी के सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स का ऑब्वियसली बुक्स डिस्कस करेंगे, कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होगी इस प्रिपरेशन के दौरान, और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है बीपीएससी के थ्रू ऑफिसर्स बनने के लिए। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है बीपीएससी के बारे में, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या फिर आप ग्रेजुएशन अपेयरिंग हो फिर भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपके लिए ही है ये लेक्चर। आपको ये वीडियो पूरे इत्मीनान से देखना है। ठीक है, कंप्लीट। बेसिकली कहें तो जिस स्टूडेंट ने अपना टारगेट रखा है 68th बीपीएससी का, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 67th बीपीएससी का पेपर तो कैंसिल हो गया, उसका री एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा कि कैसे हम इसको अब री एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें खुद को। लेकिन ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ जिन्हें कोई भी आइडिया बीपीएससी के बारे में नहीं है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ये लगता है कि आखिर शुरुआत कैसे करी जाए इस प्रिपरेशन की, कहाँ से शुरुआत करें, कौन सी किताब से शुरुआत करें, कौन सा लेक्चर पढ़ें, क्या करें। तो उनके लिए ही ये वीडियो है, पूरा इत्मीनान से देखना है आपको। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर आपका एज 21 साल से ऊपर है, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट आया हुआ है, फिर आप बीपीएससी के फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आप बिहार के डोमिसाइल हो या फिर बिहार आउट ऑफ बिहार के हो, फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके थ्रू आप आईएएस आईपीएस वगैरह बनते हो। ठीक है, जो कि एक सेंट्रल लेवल का ये सिविल सर्वेंट एग्ज़ाम होता है सिविल सर्वेंट के लिए। उसी तरह से हर स्टेट का अपना एक एग्ज़ाम है अपने स्टेट सिविल सर्वेंट के लिए। ठीक है, जैसे बिहार का है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उस तरह से उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो इस तरह से बाकी अपने स्टेट के भी अपने पब्लिक सर्विस कमीशन हैं। तो उसी तरह से बीपीएससी भी है। बीपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराता है, लेकिन जो सिविल सर्वेंट एग्ज़ाम है उसके सिलेबस को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। हालांकि बीपीएससी बिहार में टीचर के एग्ज़ाम्स भी लेता है, बीपीएससी बिहार में जो इंजीनियरिंग के सिविल सर्वेंट होते हैं उनके एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है। बीपीएससी के थ्रू एक असिस्टेंट एग्ज़ाम भी आता है, बीपीएससी असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी लिया जाता है। बीपीएससी जुडिशियरी का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम बीपीएससी कंडक्ट कराता है, लेकिन हम यहाँ पे बीपीएससी के थ्रू जो सिविल सर्वेंट बनते हैं, जिसके थ्रू आप एसडीएम बन सकते हो, ठीक है, जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रार बन सकते हो, रेवेन्यू ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, ये सारे जो पोस्ट हैं वो बीपीएससी के अंडर आते हैं। सबसे हाईएस्ट पोस्ट में आपका एसडीएम आता है, जो कि मोस्ट डिज़ायरेबल पोस्ट होता है। यानी कि अगर आपका रैंक टॉप 10 में आ जाता है तो आप फट से एसडीएम ले लोगे। लेकिन थोड़ा जिनका रैंक काफ़ी कम आता है उनको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो अपने चॉइस के जो पोस्ट होते हैं वो नहीं ले पाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। अब बीपीएससी जो है वो 3 एग्ज़ाम लेता है। पहला तो होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। ये 3 एग्ज़ाम के थ्रू आप बीपीएससी से एक ऑफिसर बनते हैं। ठीक है,
जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो 150 MCQs का होगा। 150 MCQs के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, 150 MCQs और 150 मार्क्स, हर क्वेश्चंस का 1 मार्क्स यहाँ पे होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ये यहाँ पे एक बेनिफिट होता है। लेकिन ये जो MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बिहार में यानी BPSC ने एक ऑप्शन ई लगा रखा है। जैसे बाकी के जो एग्ज़ाम आप देखोगे वहाँ पे A B C D तक ही ऑप्शन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे BPSC ने ऑप्शन ई भी लगा रखा है, जिसका होता है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, या फिर मोर देन वन, एक से अधिक वाला ये ऑप्शन, जो कि स्टूडेंट्स काफ़ी यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। लेकिन कोई नहीं, वो मैं आगे बहुत सारे स्ट्रेटजी के थ्रू आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आप इस चीज़ को भी टैकल कर पाओगे। अब ये जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, ये बेसिकली एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। ठीक है, आप जब तक प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं करोगे, आप मेंस और इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स का कोई भी मार्क्स जो मेन रिज़ल्ट है उसमें ऐड नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से अब दूसरा जो एग्ज़ाम होता है मेंस होता है। मेंस एग्ज़ाम कहते हैं, जो कि रिटेन फॉर्म में ये एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। 900 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। करीबन 8 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, 16 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए रहेंगे, आपको करीबन 8 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखने होते हैं रिटेन फॉर्म में पूरे। ठीक है, तो इसका भी प्रैक्टिस करना होता है। तो ये 900 मार्क्स का होता है और यही कट ऑफ आपको डिसाइड करेगा। फिर है इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू में 120 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू में बेसिकली क्वेश्चंस जो है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स या फिर आपके जो कोई भी सब्जेक्ट से आपको ये इंटरव्यू लिया जाएगा। कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है, मेंस एग्ज़ाम जो होता है 900 मार्क्स का, इसमें एक ऑप्शनल पेपर भी आपको लेना होता है। ठीक है, क्या एक ऑप्शनल पेपर भी आपको लेना होता है, वो आपके चॉइस का होगा। 33 ऑप्शनल पेपर BPSC ने डिसाइड कर रखा है। इन्हीं 33 में से आपको चूज़ करना है। बहुत सारे हैं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले सकते हो, आप एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हो, सोशोलॉजी ले सकते हो, हिस्ट्री ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो, मैथ्स ले सकते हो। ठीक है, और लैंग्वेज भी ले सकते हो। लैंग्वेज में जैसे हिंदी हो गया, मैथिली हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, ये सब सब्जेक्ट्स भी है। तो ये सारे ऑप्शनल पेपर हमें लेना होता है मेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, वो सारे चीज़ें मैं मेंस एग्ज़ाम का जब सिलेबस डिस्कस करूँगा आपको मैं बताऊँगा कि क्या क्या उसमें सिलेबस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिलेक्शन प्रोसेस समझ लिया कि पहले आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना है, यहाँ पे आपको कट ऑफ पार करना है। ठीक है, लेकिन ये होता है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। फिर आपको मेंस एग्ज़ाम देना है और इंटरव्यू देना है। मेंस और इंटरव्यू का जो मार्क्स ऐड होगा 900 + 120 यानी 1020 मार्क्स जो होंगे, इसमें आपका कट ऑफ डिसाइड होगा, इसी से आपका रैंक डिसाइड होगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रोसेस BPSC के एग्ज़ाम क्रैक करने का ये प्रोसेस पूरा समझ आ गया होगा। अब हम इस वीडियो में प्रीलिम्स एग्ज़ाम के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑप्शनल पेपर को भी हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीडियोज़ में। तो BPSC का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसका ये सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस। जो BPSC ने अपने वेबसाइट पे जो ऑफिशियल सिलेबस प्रोवाइड किया है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, अब इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब जनरल साइंस से जो क्वेश्चन होंगे वो कवर करेगा जनरल एप्रिसिएशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे बी एक्सपेक्टेड
of a well-educated person who has not made a special study of any scientific discipline। भाई यानी कि ये जनरल साइंस बिल्कुल जनरल की तरह ही होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप साइंस में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो तभी आप इस पेपर को दे सकते हो इसमें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर एक जनरल साइंस पढ़ लेते हो, नॉर्मल जो बेसिक डेली लाइफ में यूज़ होता है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे एग्ज़ाम उसी से आपसे पूछा जाएगा। फिर है करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का करेंट इवेंट्स यहाँ पे पढ़ना होता है, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़िएगा, फिर उसके साइलेंट फीचर्स पढ़ना होगा, फिर बिहार की हिस्ट्री भी पढ़ना होता है, फिर ज्योग्राफ़ी भी पढ़ना है, जनरल ज्योग्राफ़ी, जिसमें जैसे ज्योग्राफिकल डिवीज़न ऑफ बिहार या फिर बिहार में जो भी मेजर रिवर सिस्टम हैं उन सब चीज़ों को भी पढ़ना है। यहाँ पे इंडियन पॉलिटी को आपको पढ़ना है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा, जो ज्योग्राफ़ी है वो इंडियन ज्योग्राफ़ी और बिहार ज्योग्राफ़ी ही आपको पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी आपको नहीं पढ़ना है। ये एक चीज़ आपका प्लस पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर हमें इंडियन पॉलिटी के साथ इकोनॉमी भी पढ़नी है, ठीक है। जो मेजर चेंजेज इकोनॉमी में हो रहे हैं बिहार के, उसको देखना है। किसके बाद? तो इंडिपेंडेंस के बाद जो मेजर चेंजेस बिहार की इकोनॉमी में हुई है उन सब चीज़ों को भी हमें पढ़ना है, देखना है। फिर है जनरल साइंस पे तो हमने आपको बता दिया है। फिर हिस्ट्री पे जो एम्फेसिस होगा वो ब्रॉड जनरल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको सब्जेक्ट्स का। इसके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के भी आपको, यानी हिस्ट्री के जो सोशल, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं उसकी आपको ब्रॉड नॉलेज होनी चाहिए। तो कैंडिडेट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ब्रॉड एस्पेक्ट्स में फैमिलियर हो बिहार की हिस्ट्री से भी, ठीक है। फिर ज्योग्राफी में बात करें तो ये एम्फेसिस देंगे इंडिया की ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी को। क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार विल रिलेट टू फिजिकल हो, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी होनी चाहिए, जिसमें मेन फीचर्स इंडियन एग्रीकल्चर हो, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब आपको पढ़ने हैं। फिर देखिए क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी से आपको आएगा, जो कि टेस्ट करेगा आपका नॉलेज, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज पढ़ना होना चाहिए आपको, कम्युनिटी डेवलपमेंट और प्लानिंग इन इंडिया। इन सब चीज़ों पे एक ब्रॉड व्यू आपके पास होनी चाहिए, ब्रॉड आइडिया आपको होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा अगर इतिहास से, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मेंशन करता है बीपीएससी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि रिलेट करता है इसके नेचर, कैरेक्टर, जो 19वीं सेंचुरी में जो रिसर्जेंस हुई थी उसमें जो ग्रोथ हुआ था नेशनलिज्म का, अटेनमेंट जो इसमें हमने इंडिपेंडेंस प्राप्त करी थी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में, ठीक है। तो कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू आंसर क्वेश्चंस ऑन रोल ऑफ बिहार इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। अब जो आज़ादी, भारत ने आज़ादी ली, जो अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस प्राप्त किया, इसमें बिहार का क्या रोल रहा, यानी जो फ्रीडम मूवमेंट चले उसमें बिहार का कितना क्या रोल रहा, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू के फॉर्मेट में, ठीक है, इंक्लूड इस, जिसमें ऑप्शन ई भी इंक्लूड होगा। तो ऑप्शन ई को टैकल करने का सीधा सीधा यही मतलब है कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, यानी कि आप जिस चीज़ को पढ़िए उसको बार बार रिपीटेशन मोड में पढ़िए ताकि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ बीपीएससी का ये सिलेबस आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आपके लिए हमने अलग से बहुत ही आसान भाषा में सिलेबस को लिख रखा है। आप यहाँ पे देखिए, आपको बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए किस किस सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करना है, तो ये 9 सेक्टर हैं जिसमें आपको प्रिपरेशन करना है, मेहनत करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर हैं? करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का है।
जिससे बीपीएससी ऑन एन एवरेज 30 एमसीक्यूज़ पूछता है। 30 क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। याद रखिए, जैसे इससे 30 क्वेश्चन से ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। अगर करंट अफेयर्स में अगर इसने पूछ दिया 35 क्वेश्चन, चलो 35 क्वेश्चन पूछ लिया, तो किसी दूसरे सब्जेक्ट्स में वो 5 क्वेश्चन क्या करेगा, कम पूछेगा। ठीक है, मान लो करंट अफेयर्स से ये 30 ना पूछ के सिर्फ 25 क्वेश्चन ही पूछता है, तो किसी दूसरे सब्जेक्ट्स में वो 5 क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेगा। ठीक है, इस तरह का कुछ है। जैसे हिस्ट्री से ऑन एन एवरेज 30 एमसीक्यूज आते हैं, यानी ये दो सब्जेक्ट्स है, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले सब्जेक्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा इससे एमसीक्यूज बीपीएससी पूछता है। ठीक है, फिर आ जाता है जनरल साइंस, जिसमें 20 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर है बिहार स्पेसिफिक। अब यहाँ पे देखिए, बिहार स्पेसिफिक में जैसे बिहार की ज्योग्राफी हो गई, बिहार की हिस्ट्री हो गई, बिहार का पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट आता है, ये सब बिहार स्पेसिफिक में आपका आ जाएगा। फिर बिहार का जो करंट अफेयर्स है, वो करंट अफेयर्स हमने बिहार स्पेसिफिक में ऐड किया है, तब जाके यहाँ पे 20 एमसीक्यूज़ यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज हो सकता है कभी बिहार से 15 क्वेश्चन ही किसी पेपर में पूछे जाएँ। ठीक है, तो किसी और पेपर में ये बढ़ा देगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ से एमसीक्यू जो हैं वो थोड़े से फिक्स्ड आते हैं। जैसे हाँ, ज्योग्राफी में थोड़े से बढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पॉलिटी में बढ़ सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी में कभी आपसे 10 से 15 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है उसमें भी कभी 10 क्वेश्चन है, तो कभी इसमें 5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, 7 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, या फिर 15 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये घट बढ़ सकता है, लेकिन मैथ्स बिल्कुल फिक्स है। मैथ्स में आपसे बीपीएससी सिर्फ और सिर्फ 10 एमसीक्यूज़ ही पूछेगा, जो कि काफ़ी एक जनरल लेवल का क्वेश्चन होता है। मैथ्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है। वो अगर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते हैं तो उनका वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में देखिए, मिसलेनियस में गाइड करना या फिर मिसलेनियस में ये क्या करते हैं, गेस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप देखोगे, उसको एनालाइज करोगे, तो आप पाओगे कि मिसलेनियस से जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड हो जाते हैं। जी हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस नहीं दिया, लेकिन मिसलेनियस में वर्ल्ड ज्योग्राफी से तो कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे। लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में पूछ दिया जाएगा। पूछ दिया जाए कौन जो सबसे बड़ी आइलैंड पूछी जाएगी। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मिसलेनियस में पूछे जाते हैं। ठीक है, मिसलेनियस में आपको सेंसस पूछे जाएंगे। सेंसस, लास्ट सेंसस जो हुआ जनगणना, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिसलेनियस भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, जिससे 10 एमसीक्यूज़ ऑन एन एवरेज बीपीएससी पूछता है। तो ये 9 सेक्टर्स हैं जहां हमें प्रिपरेशन करनी है, पढ़ाई करनी है, तब जाकर हम बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक कर पाते हैं। और साथ में, क्योंकि आपको पूरा एग्ज़ाम निकालना है, आपको ऑफिसर बनना है, ये नहीं कि सिर्फ ये एक एग्ज़ाम निकाल लोगे। अगर प्रीलिम्स सिर्फ निकाल लेते हो तो फिर आपको मेंस देना है, फिर इंटरव्यू देना है, तभी तो आप ऑफिसर बन सकते हो। फिर प्रीलिम्स निकाल के तो आप ऑफिसर नहीं बन सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग से, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज़ नहीं पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स में सिर्फ एमसीक्यूज़ आता है, तो सिर्फ एमसीक्यूज़ पे ही ध्यान नहीं देना है। ठीक है, उसके साथ हमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करते जाना है। तो ये बहुत ही इजी था, आपको यहाँ से आराम से समझ आ गया होगा। एक चीज़ और, अगर आपको कहीं भी डाउट कोई किसी भी तरह का रहता है, आप कमेंट में लिखिए, कमेंट में दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर उस पर मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, अगर आपके डाउट इस तरह के हैं थोड़े बड़े, तो मैं उस पर एक वीडियो भी लेकर आ सकता हूँ, जिसमें मैं काफ़ी बढ़िया से आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अब चलो सर, आपने सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, सिलेबस बता दिया, फिर बीपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस भी हमें बता दिया, फिर आपने
एक इजी वे में भी अपने सिलेबस को डिस्कस कर दिया। अब हमें बताओ कि स्ट्रेटजी हम कहाँ से शुरुआत करें, कैसे हम आगे बढ़ें और क्या हमारी इस प्रिपरेशन के दौरान क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए ताकि हम कंटिन्यूअसली इसको पढ़ाई कर सकें और हम एग्ज़ाम को निकाल सकें। तो इसको देखिए, सबसे पहला होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपको सिलेबस को कम्प्लीटली तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल बढ़िया से पढ़ना है सिलेबस को। तो सिलेबस तो हमने आपके साथ बिल्कुल बढ़िया से डिस्कस कर दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको दोबारा से भी सिलेबस को देखते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, दूसरा काम करना है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जी हाँ, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सिर्फ सरसरी निगाहों से नहीं देखना है, बल्कि एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से देखना है, ठीक है। क्योंकि मैं बीपीएससी का स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स पेपर से भी पूछ लिए जाते हैं बीपीएससी में, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया से देखना है। इसके बाद आपको खुद ये समझ में आने लगेगा कि हम अगर किसी बुक को उठाते हैं, किसी बुक को पढ़ते हैं, तो उस बुक में हमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या बीपीएससी के अकॉर्डिंग क्या बढ़िया है, उसके लिए पढ़ना चाहिए। ये चीज़ें आपको खुद पे खुद समझ आने लगेंगे। फिर देखिए, बुक्स और आज के टाइम में एक वीडियोस की भी बात होती है, क्योंकि ऑनलाइन टाइम में हमें वीडियो लेक्चर भी पढ़ने होते हैं। तो किताबों का मैं अभी बता दूंगा, वीडियोस कौन से देखने हैं, किस चैनल के देखने हैं, कौन कौन से टॉपिक के कवर करने हैं, इस पे मैं आने वाले वक्त में वीडियोस लेकर आऊँगा, जिससे आपका वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किताबें मैं अभी जल्द ही बता देता हूँ आपको। करंट अफेयर्स के लिए हमें या तो प्रतियोगिता दर्पण मंथली जो आता है उसको पढ़िए, या फिर हाँ इसको पढ़ते रहिए, या फिर नहीं मतलब कि एंड हम कर सकते हैं इसको। अब प्रतियोगिता दर्पण कंटिन्यूसली पढ़िए। फिर आता है स्पीडी, ठीक है, स्पीडी का जो करंट अफेयर्स होता है उसको पढ़िए। ये आपको एनुअली भी मिल जाएगा, मंथली वाइज भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ईयरली अगर स्पीडी ले लोगे तो वो पढ़ सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का जब एग्ज़ाम होने वाला रहता है बीपीएससी का, उसके पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो उससे आपका ये चल जाएगा काम। जहाँ तक बात आप कहोगे, क्योंकि आज डिजिटल का ज़माना है, ऑनलाइन पढ़ने का ज़माना है, सर वीडियो लेक्चर्स के भी बात करो, तो मैं वो करूँगा। वीडियो लेक्चर्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा जिस पे मैं बताऊँगा कि आप ऑनलाइन तरीके से आप कैसे इसको टैकल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप हर चीज़ सोचोगे कि सब कुछ वीडियो देख के हो जाएगा, नहीं होगा। आप ध्यान रखो, क्योंकि आपकी क्षमता कम जाएगी पढ़ने की, लिखने की, ठीक है। इसलिए आपको किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो मैं सीधा डायरेक्ट बोलूँगा, किसी भी बुक को मत हाथ लगाओ, चुपचाप एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी 6 to 12 आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से, आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री का पढ़ना है, ठीक है। हाँ, वैसे हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम बुक है और भी किताबें हिस्ट्री के हैं, लेकिन वो सब बिल्कुल साइड में रखिए। पहले आप बहुत ही इत्मीनान से एनसीईआरटी को पढ़िए। 6ठा क्लास से 12वें क्लास तक। शुरुआत कभी भी 11-12 से मत करिएगा, ज़्यादा तेज़ मत बनिएगा, ठीक है। आपको शुरुआत 6ठे क्लास से ही करनी है। अगर यहाँ से किया आपने, फिर आप पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। इसलिए यहाँ से शुरुआत करिए 6 क्लास से, और हिस्ट्री को पूरा बढ़िया से पहले पढ़िए, कोई नोट्स नहीं, पहले आपको पढ़ना है पूरी किताबें। उसके बाद जब दूसरी बार आप पढ़ोगे तब वहाँ पे नोट्स आप बना सकते हो। फिर जनरल साइंस को तो आराम से आप कंप्लीट कर पाओगे। लूसेंट बुक आता है, ठीक, काफ़ी फेमस बुक है, आपको ही पता है, लूसेंट और घटना चक्र, ठीक है। ये आप जनरल साइंस के लिए यूज़ करो, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ से आपका काम हो जाएगा। फिर बिहार स्पेसिफिक के लिए अगर हिंदी मीडियम में स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली वो
दो किताबें प्रेफर कर सकते हैं हिंदी मीडियम में स्टूडेंट्स, जैसे बिहार एक परिचय है, इम्तियाज़ अहमद की बुक, उसको आप ले सकते हैं, या फिर एक क्राउन का बुक आता है बिहार स्पेशल, वो आप ले सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट्स के लिए बिहार का वो क्राउन बुक ही आपको काम आने वाला है, ठीक है, तो क्राउन बुक ही ले लीजिए। ज्योग्राफी के लिए आप महेश बर्नवाल यूज़ करिए, या फिर देखिए वैसे तो साइड बुक है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ज्योग्राफी के लिए भी आप क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ो 6 to 12 ज्योग्राफी के लिए भी, क्योंकि आपको सिर्फ ये 10 एमसीक्यूज सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं सॉल्व करने भाई, आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लिखने हैं, लिटरली लिखने हैं आपको ज्योग्राफी क्वेश्चन जब आपको मेंस का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो साथ में इस तरह से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो वक्त बचता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए वहाँ पे आप सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करिएगा। सब कुछ अगर पहले से पढ़े रखिएगा तो उस वक्त आप सिर्फ राइटिंग यानी लिखने का जो प्रैक्टिस है वो आप कर सकते हैं। तो इसलिए आप प्रीलिम्स में एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। हिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़िए, ज्योग्राफी एनसीईआरटी से पढ़िए, ठीक है। 6 to 12 क्लास का ये पढ़ना है। पॉलिटी जो है, पॉलिटी आपका एम लक्ष्मीकांत से आपका हो जाएगा, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत से आपका पॉलिटी हो जाएगा, काफ़ी बढ़िया से पॉलिटी हो जाएगा एम लक्ष्मीकांत से, ठीक है। काफ़ी अच्छी किताब है, एक स्टैंडर्ड किताब है सिविल सर्विसेज के लिए, तो वो एम लक्ष्मीकांत का यूज़ करिए। इकोनॉमिक्स जो है इसको भी आप एनसीईआरटी यूज़ करिए, ठीक है, ठीक है। 6 to 12 इकोनॉमिक्स भी आप एनसीईआरटी के किताब से पढ़िए। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। आप इकोनॉमिक्स को बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, इकोनॉमिक्स को पढ़ना है एनसीईआरटी से, तभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बचा मैथ्स, तो मैथ्स के लिए क्या करोगे? मैथ्स के लिए कुछ नहीं करना है, मैथ्स के लिए आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम वहाँ पे आप देखिए, क्योंकि आपने कुछ तो तैयारी अगर किया ही होगा, तो आप वहाँ पे जो जो सिलेबस आते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, जो भी ये टॉपिक्स आते हैं उन टॉपिक्स को थोड़ा सा पकड़ बनाना है, उस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब किसी भी बुक से कर लो, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पहले सॉल्व करने हैं पिछले 10 साल के मैथ्स से, ठीक है। कितने क्वेश्चन होंगे? पिछले 5 साल के 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उसको सॉल्व करिए पहले। तो और मिसलेनियस के लिए आपको कुछ पढ़ना नहीं है, वो बीच बीच में आपको जो मैं चीज़ें हैं वो मैं लेकर आता रहूँगा वीडियोस के माध्यम से, तो वो आपका वैसे ही कवर हो जाएगा। मिसलेनियस के लिए कुछ अलग से पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। तो ये पूरा किताब है, ये हमने पूरा सिलेबस बता दिया। तो स्ट्रेटजी हम यहाँ पे आ चुके हैं, सिलेबस हमने पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप पढ़ ही लोगे। फिर आप किताबें हमने बता दी, जो किताबें आपको ख़रीदनी है, परचेज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद वीडियोस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर आपको जब एग्ज़ाम हो उसके 2 महीने पहले आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना है। जी हाँ, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना है, और ये हर दिन का टेस्ट सीरीज़ आपका होना चाहिए। 2 महीने पहले आपको हर दिन एक टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना है, या आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो तो ऑनलाइन करो, और नहीं तो टेस्ट पेपर के लिए भी टेक्स्ट बुक आता है बहुत सारा, ठीक है। वो उसमें पूरा टेस्ट सीरीज़ होता है, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, विज़न आईएएस है, आस्था आईएएस है, ठीक है। उन सब इंस्टीट्यूट के आप टेस्ट सीरीज़ यूज़ कर सकते हो, और वो लगा सकते हो एग्ज़ाम के 2 महीना पहले से, ठीक है। यही आपको जितना आपने पढ़ा है उसको बूस्टअप देगा, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, यही टेस्ट सीरीज़, ठीक है। तो इसको मिस नहीं करना है। और लास्ट, अंतिम और एक रामबाण इलाज, जिसके बिना जितना भी हमने अब तक बोला, जितना भी आपको बताया, वो सब चीज़ बेकार है। और वो क्या है? कंटिन्यूटी प्लस ट्रस्ट। सबसे बड़ी बात, आपको एकदम से कंटिन्यू रहना है,
यानी कि अगर आपने आज 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा है, कल भी 2 सब्जेक्ट्स पढ़िए, परसों भी 2 सब्जेक्ट्स पढ़िए। ये नहीं कि आज तो 5 सब्जेक्ट्स हमने पढ़ लिया, कल एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, परसों कुछ पढ़ा ही नहीं, छोड़ दिया। ठीक है, फिर कभी आया तो दो सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर कभी 3 सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो कभी फिर 1 सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर 2-3 दिन छोड़ दिया, पढ़ ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर पढ़ते हो तो मान के चलो कि आपको 10 साल लग जाएंगे बीपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, 10 साल लग जाएंगे, और ऑब्वियसली आप 10 साल कर लगाना चाहोगे नहीं, आप जल्दी से जल्दी लेना चाहोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी बना कर रखना है, हर दिन पढ़ाई करना है एक फ़िक्स टाइम में। आप जहाँ तक 4 घंटे ही पढ़ो। देखो, शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, आपको ज़्यादा घंटे पढ़ना नहीं है। ठीक है, आपको 3 से 4 घंटा पढ़ो। आप एकदम से फ्रेशर हो तो 3 से 4 घंटा डेली पढ़ाई में डालो पहले, उसके बाद आपका धीरे धीरे अपना बढ़ा लेना, जितना बढ़ाना होगा। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, आपको ट्रस्ट रखना है खुद पे कि हाँ, ये एग्ज़ाम मैं निकाल सकता हूँ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत लोग आपको बोलेंगे कि अरे तुमसे अब नहीं होगा भाई, छोड़ दे, तू काहे के लिए ये कर रहा है। तो वहाँ पे आपको यही काम आएगा, आपका ट्रस्ट खुद पे कि नहीं, मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ इसको और करके दिखाऊंगा। ये ट्रस्ट आपको खुद पे बिल्ड करना है। ठीक है, और पढ़ते रहना है इसी तरह से बढ़िया से। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रेटजी कि किस तरह से इस प्रिपरेशन को हम करें। तो आपको शुरू में क्या करना है, अभी सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए। ठीक है, और आप करंट अफेयर्स को थोड़ा देखते रहिए। अब आप पूछोगे कि सर जो कंटिन्यूटी बनाए रखना है वो कब तक बनाए रखना है, ऐसा कब क्या टाइमिंग कुछ होगा। तो देखो, इसको ऑलरेडी स्वामी विवेकानंद ने कह रखा है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। तो वो जो हमने कंटिन्यूटी की बात करी, वो कंटिन्यूटी आपको बनाए रखना है जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपका लक्ष्य क्या है, बीपीएससी के थ्रू ऑफिसर बनना। ठीक है, तो हमने कंप्लीट डिस्कस कर दिया है सिलेबस, बुक्स, स्ट्रेटजी, सिलेक्शन प्रोसेस, सारा कुछ बहुत ही इत्मीनान से। ठीक है, उम्मीद है अब आपको बिल्कुल क्लियर लग रहा होगा। अब आपको जो धुंधला धुंधला दिख रहा था बीपीएससी के बारे में, वो अब आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो इसी तरह से ये तो एक वीडियो है, मैं एक एक टॉपिक्स को तोड़ तोड़ कर आपके लिए लेकर आऊँगा, जिससे आपको एक एक जगह से हेल्प प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आपको बेनिफिट हो, पढ़ने में आपको ज़्यादा वो ना करना पड़े। ठीक है, इधर उधर घूमते नहीं रहना पड़े, आप अपना कंसंट्रेशन बनाए रख पाओ। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिए बिहार सिविल्स के साथ। मिलते हैं हम बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।